नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक आहार सभ्यता पढ़ने के लिए हमें सिर्फ एक शवर आना चाहिए, ए अनार। ठीक है ना? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हम ए अनार से, इस एक शवर से हम पूरी आहार सभ्यता एकदम रट लेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली 10-15 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। और हमारी इंडियन हिस्ट्री होने के बाद हमने शुरू कर रखी है राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताओं में ये हमारा दूसरी क्लास होने वाली है राजस्थान हिस्ट्री में। लगातार इन 10-15 मिनट की क्लास में हम टोटल लक्ष्य बुक को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आहार सभ्यता। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक में टॉपिक दिया हुआ है आहार सभ्यता, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम ए अनार वाली कहानी देखते हैं। तो टोटल चैप्टर पढ़ने से पहले हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो इस याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो हम बात करने वाले हैं आहार सभ्यता। ठीक है ना? तो आहार सभ्यता में पहला शब्द आता है आ। ठीक है ना? तो आहार सभ्यता का उपनाम है आघाटपुर। आहार आहार सभ्यता का उपनाम क्या है? आघाटपुर है। अन्य नाम भी हैं, उनको हम उनके तरीके से याद करेंगे। तो एक नाम आता है आहड़ से आघाटपुर, और ये उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे है। कहाँ पे है? आहड़ से हम याद करेंगे उदयपुर। ठीक है ना? आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर में है। आघाटपुर इसका उपनाम है। आ से आघाटपुर, और आयड़ नदी के किनारे है, तो इसमें भी आ आया है, आयड़ नदी। अब इसकी खोज करने वाला कौन था? तो इसकी खोज जो की थी आहड़ सभ्यता की, वो था अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति, अक्षय ए और आहड़ आ। ठीक है ना? तो ऐसे अक्षय ऐसे आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। यानी हम देखेंगे तो मतलब टोटल आहड़ सभ्यता है ना, वो ए अनार से शुरू होने वाले नामों में है। ठीक है ना? तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, अंतर भी देख सकते हैं। तो खोज अक्षय कीर्ति व्यास, आहड़ नदी और आघाटपुर। फिर इनका जो उत्खनन करता है वो है आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल, हम अग्रवाल को लिखते हैं तो एएनआर आता है, अग्रवाल। और आर.सी. अग्रवाल के साथ में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम और याद रखेंगे, एस.डी. सांकलिया। तो आर.सी. अग्रवाल एएनआर से हो गया, और एस.डी. सांकलिया इनके साथ में हो गया, जिन्होंने ये उत्खनन किया था। आहड़ सभ्यता का 8 बार उत्खनन किया गया, और इसमें 8 स्तरों पे उत्खनन किया गया, और 8 बार बस्ती बनने और उजड़ने के प्रमाण भी आहड़ सभ्यता के मिलते हैं कि ये बस्ती है, वो 8 बार इसका उत्खनन किया गया। आ से आहड़, आ से 8 बार। ठीक है ना? और 8 बार बस्ती बनने और उजड़ने के प्रमाण भी किस सभ्यता के हैं? आहड़ सभ्यता के हैं। तो आहड़, आघाटपुर, आयड़ नदी, अक्षय कीर्ति व्यास खोजकर्ता, आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. सांकलिया उत्खननकर्ता। 8 बार उत्खनन हुआ, और 8 बार बस्ती बनने और उजड़ने के प्रमाण हैं। और ऐसे आहड़ और ऐसे अपोलो, यानी यहाँ पे अपोलो देवता के भी हमें मिलती है, जानकारी मिलती है, अपोलो देवता। अब ये तो बात हो गई एएनआर के नाम वाली। ठीक है ना? अब एक शॉर्ट इसमें कहानी आती है कि आहड़ से हम याद करेंगे उद्योग। आहड़ से हम, तो आहड़ भी ऐसे लिखते हैं शुरुआत में, और उद्योग भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? तो आहड़ से हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट रखेंगे कि यहाँ पे उद्योग होते थे, यानी औद्योगिक कार्य होता था आहड़ में। तो अब ये उद्योग से एक कहानी शुरू होती है। जब हम उद्योग शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए क्या चाहिए? धूप चाहिए और जल पात्र चाहिए। ठीक है ना? आहड़ सभ्यता में क्या थे? उद्योग थे। उद्योग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो क्या करना होता है? पूजा करनी होती है किसी देवता की। तो पूजा किससे करते हैं? धूप से करते हैं, और जल पात्र भी रखते हैं, यानी जल का एक कलश भी रखते हैं, तो जल पात्र हो गया। जबकि हम बात करें कलश की, तो कलश जो था वो कालीबंगा सभ्यता में था। और यहाँ पे है जल पात्र। तो धूप और जल पात्र से उद्योग शुरू करने से पहले क्या क्या किया? यहाँ पे पूजा करी गई। पूजा किसकी की गई? पूजा करने के लिए कोई देवी देवता तो चाहिए। तो यहाँ पे देवी थी मातृ देवी, और यूनानी देवता थे। ठीक है ना? देवी और देवता दोनों थे। मातृ देवी देवी थी यहाँ पे, और यूनानी देवता थे अपोलो। यहाँ पे इन दोनों की पूजा की गई, मातृ देवी और यूनानी देवता अपोलो। अब यहाँ पे हमने एक देवी मना ली मातृ देवी, और दूसरे एक देवता मना लिए, यानी यूनानी देवता। ठीक है ना? अपोलो, ऐसे अपोलो, और आ से आहड़, वो ए वाले में नाम आ जाएगा अपोलो। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि जो देवता को धूप और जलपात्र भी रख दिए, यानी पूजा पाठ भी कर ली मातृ देवी और यूनानी देवता के। अब बात आती है कि ताम्र बट्टी। ठीक है ना? तो ये जो आहड़ सभ्यता है वो ताम्र सभ्यता है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। यानी इसका उपनाम हम देखें तो एक नाम दूसरा आता है ताम्रवती नगरी। तो ताम्रवती नगरी में क्या निकलेगा? तांबा निकलेगा। तो यहाँ पे तांबा की जो थी, तांबा निकाला जाता था, यानी ताम्र खनिज निकाला जाता था। यहाँ पे 40 खदानें प्राप्त हुई हैं हमें तांबे की। ठीक है ना? जिससे
जो छल्ले हैं, चूड़ियाँ हैं, सुरमे हैं, वो तो अपने आप याद रह जाएँगे कि यहाँ से है, वो तांबे की है, वो चीज़ें निकाली जाती थी। तो यहाँ पे किस चीज़ की भट्टी होगी? तांबे की भट्टी होगी, ठीक है ना? उद्योग किस चीज़ का? तांबे का उद्योग, तांबा निकाला जाता है तो वही उद्योग होगा। तो इन्होंने स्टार्ट किया तांबा निकालना। अब आगे की कहानी आती है कि तांबा कौन निकालेगा? तांबा कोई एक आदमी तो निकाल नहीं सकता, तो तांबा निकालने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। बहुत सारे लोग चाहिए तो उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है ना? ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो उनके लिए इतना अनाज था, यानी गेहूँ, ज्वार और चावल, यानी खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो गेहूँ, ज्वार और चावल लाए गए और वो ऐसे तो खराब हो जाएँगे, तो कहाँ रखे गए थे? कोठे में, गोरे में या फिर बंकुर में। यानी जो बड़े-बड़े अनाज रखने की जो जगह होती है, यानी विशेष रूप से कोई कमरा बना दिया जाता है अनाज रखने के लिए, ठीक है ना? या फिर कोई गोल घेरा बना दिया जाता है अनाज रखने के लिए ताकि अनाज खराब ना हो, ज़्यादा अनाज हो। तो उसको आहड़ सभ्यता में नाम दिया गया कोठे, गोरे या फिर बंकोर। अब ये अनाज ला के रख तो दिया इसमें, कोठे, गोरे और बंकोर में। अब अब अनाज की तो रोटी बन नहीं सकती, ठीक है ना? तो क्या चाहिए इतने लोगों की जो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा चक्की चाहिए। तो आटा चक्की भी कहाँ से मिली है हमें? आहड़ सभ्यता से। तो यहाँ पे आटा चक्की पीसने वालों को जो आटा चक्की है इतना-इतना आटा बनाना होगा, इतने लोगों को खाना बनाना होगा तो 1-2 चूल्हे से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 6 चूल्हे मिले हैं, ठीक है ना? कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं और इसमें जो 1 चूल्हा होता था उसके जो है वो 2-3 मुँह वाले चूल्हे थे, ठीक है ना? इतने लोगों का खाना बनेगा तो 6 चूल्हों से काम थोड़ी चलेगा, तो इसमें 6 चूल्हे थे और 2-3 मुँह थे उनके, ठीक है ना? अब 6 चूल्हे थे, जो काम करने वाले थे, उनको 6-6 मुद्राएँ दी गई। ऐसे याद कर लो तो यहाँ पे 6 मुद्राएँ मिली हैं यूनानी और 6 की आधी 3 मोहरें मिली हैं, यानी 3 मोहरें और 6 मुद्राएँ मुद्राएँ मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से, जिसको हम 6 चूल्हों से याद कर लेंगे, ठीक है ना? चूल्हे याद करेंगे तो चूल्हे पे क्या किया जाता है? आटा चक्की से जो है वो आटा पीसा जाता है खाना बनाने के लिए और जो आटा जो बनाया जाता है वो क्या होता है? अनाज होता है, अनाज रखने के लिए कोठे, गोरे या फिर बंकाउर बनाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये बात आ गई। अब ये इतना ज़्यादा काम करेंगे बेचारे श्रमिक, इनको काफ़ी ज़्यादा मैल लग जाएगा, ठीक है ना? अब काफ़ी ज़्यादा मैल लग जाएगा तो यहाँ पे मैल उतारने का पत्थर भी मिला है। इन सब चीज़ों के हम आगे चित्र भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैल उतारने का पत्थर भी मिला है। इतना ज़्यादा काम करेंगे उद्योग में तो बेचारे घर पे जाके है ना साफ-सुथरे भी होंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे एक सिलबट्टा भी मिला है जो कालीबंगा में भी मिला था। अब ये बस कालीबंगा सभ्यता है, यानी कालीबंगा सभ्यता का उपनाम अघाटपुर दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। आयड़ नदी के किनारे आयड़ नदी को बिल्डच नदी भी कहते हैं, ठीक है ना? वो चीज़ हम आगे मैप से समझेंगे। अक्षय कीर्ति व्यास इसकी खोजकर्ता थे। आर.सी. अग्रवाल एच.डी. सांकलिया उत्खनन करता थे। 8 बार उत्खनन हुआ। 8 बार उत्खनन हुआ इसलिए कहा गया कि 8 बार बस्ती बनी है और 8 बार उजड़ी है, ठीक है ना? आहड़ और धूप और जलपात्र से उद्योग का क्या किया? उद्घाटन किया इन्होंने। धूप और जलपात्र पूजा किसकी की? मातृ देवी की, यूनानी देवता अपोलो की। और यहाँ पे तांबा भट्टी थी, तांबा गलाने की भट्टी थी या फिर जो तांबा निकाला जाता था वो जो थी वो खनिज थी। तांबा खनिज निकालने की जो भट्टियाँ थी, ठीक है ना? और यहाँ पे अनाज रखने के कोठे, गोरे और बंकोर थे और यहाँ पे आटा चक्की भी मिली है, 6 चूल्हे मिले हैं यहाँ पे, 6 मुद्राएँ यूनानी और 3 मोहरें, सिलबट्टे और मैल उतारने के पत्थर। हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी जिसके माध्यम से टोटल है वो आहड़ सभ्यता आ जाएगी। अब आहड़ सभ्यता हमने देखा था कि उदयपुर में है। तो ये हमारा राजस्थान और राजस्थान में ये यहाँ पे उदयपुर है। ठीक है ना? ये यहाँ पे इस प्रकार से राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और ये उदयपुर, ठीक है ना? उदयपुर में ये यहाँ पे आहड़ सभ्यता है और आहड़ सभ्यता हमने याद किया था कि आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी यहाँ से उदयपुर में निकलती है, इस प्रकार से ये हमने बना रखा है। ये उदयपुर से निकलती है, ठीक है ना? अब हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि आयड़ नदी है वो उदयपुर के कहाँ से निकलती है? गोगुंडा की पहाड़ियों से निकलती है और उदयपुर में एक झील आती है उदय सागर झील। उदय सागर झील के बाद में इसी आयड़ नदी का नाम हो जाता है बेडस नदी और वर्तमान में हम इसे बेडस नदी ही कहते हैं। जो भीलवाड़ा में आगे जाके बनास में मिल जाती है, ये इस प्रकार से हमने बनास बनाई हुई है, तो यहाँ पे बनास में मिल जाती है आयड़ और बेडस नदी। तो इसी आयड़ नदी के किनारे है वो हमारी आहड़ सभ्यता है। और इस नदी का यानी बेडस नदी का या फिर आर नदी का जो बनास नदी में मिलना है, इसी के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं आर्य सभ्यता को। तो इसका एक उपनाम और निकल के आता है बनास संस्कृति, जो इस बनास नदी से अभी हम याद कर सकते हैं कि बनास संस्कृति कौन सी जो सभ्यता को कहा गया है, तो आर्य सभ्यता है क्योंकि आर्य सभ्यता इससे अटैच है। अब हमें बनास नदी के नाम से या फिर बनास संस्कृति के नाम से एक इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है कि यहाँ पे बनासियन बुल मिला है। जो बनासियन बुल क्या है कि जो मिट्टी की बनी हुई वर्षभ की आकृति है, यानी जो वर्षभ होता है उसकी आकृति है मिट्टी की बनी हुई, जिसको जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बनासियन बुल की संज्ञा दी है और बनासियन बुल कहाँ पे पाया गया है? इसी बनास नदी के जो बिलोंग में हमारी आर्य सभ्यता आती है उसमें।
देखें तो ये आहट संग्रहालय है। यहाँ पे ये अपोलो देवता है, ठीक है ना? अपोलो देवता की ऐसी मूर्ति मिली है आहड़ में और ये यहाँ पे अनाज रखने का है और ये कलश है। और आहड़ सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो इस प्रकार के मिले हैं, ठीक है ना? और जो मन के मिले हैं, जो मनकों की बात हुई है, वो मन के इस प्रकार के हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से जिसमें जो जो भी बातें रह गई है वो हम रिवाइज कर लेंगे। तो आहड़ उदयपुर मेवाड़ की बेड़च और बनास नदियों के कांठे से हमें आहड़ सभ्यता की प्रचुर झांकी उपलब्ध होती है, यानी बनास और बेड़च नदियों के किनारे। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। अक्षय कीर्ति व्यास को सर्वप्रथम 1953 में यहाँ लघु स्तर पर उत्खनन करवाने का श्रेय, यानी सबसे पहले जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उदयपुर के निकट आड़ नदी यानी बनास की सहायक बेड़स नदी, जिसको हमने समझ लिया है कि किनारे इस गांव के एक ऊंचे टीले यानी धूलकोट, जो आहड़ सभ्यता है उसको धूलकोट भी कहा जाता है। यानी जो स्थानीय लोग हैं वो आहड़ सभ्यता को आहड़ नहीं बुलाते, जबकि ज्यादातर धूलकोट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी टीले का उत्खनन किया गया था जो सर्वप्रथम आरसी अग्रवाल ने 1954 में कराया था। बाद में 1961-62 में वीएन मिश्र और एसडी सांकलिया द्वारा उत्खनन करवाया गया। यानी इसका 2 बार उत्खनन होता है, 1954 में आरसी अग्रवाल और 61-62 में वीएन मिश्रा और एसडी सांकलिया द्वारा। यहाँ 1800 ईस्वी पूर्व में 1200 ईस्वी पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व की आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले। इसे डॉक्टर सांकलिया ने आहड़ या फिर बनास संस्कृति कहा है। बनास नदी बनास के किनारे यानी बनास से बिलोंग होने के कारण और आहड़ ये आहड़ नदी के किनारे हैं और ये नाम दिया था एस डी सांकलिया ने। ये एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी और ये कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। इस स्थल की खुदाई से प्राप्त विभिन्न स्तरों में आहड़ सभ्यता के 3 चरणों का ज्ञान हुआ है। प्रथम चरण में स्फटिक पत्थरों के प्रयोग की बहुतायत रही। इन्हीं के विभिन्न औजार और उपकरण, यानी प्रथम चरण में पत्थर का यूज किया गया था। दूसरे चरण में यहाँ पे तांबा और लोहे युग के उपकरण और तीसरे में मृद भांड यानी मिट्टी की सामग्री प्राप्त होती है। तो सीधे से याद करें कि प्रथम में यहाँ पे क्या थे, स्फटिक पत्थर थे, उसी से औजार बनाए गए। दूसरे में यहाँ पे तांबा और लोहा और तीसरे में मिट्टी के बर्तन। यहाँ के मकान मिट्टी और पत्थरों के बने होते थे जिसे बांस से ढका जाता था। मकान अधिकांशतः आयताकार। मकानों में एक से अधिक चूल्हे थे जो शायद बड़े परिवार सामूहिक भोजन की व्यवस्था को इंगित करते। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए। इनमें से एक पर मानव हथेली की छाप भी प्राप्त हुई, जहाँ कुछ अनाज रखने के बड़े भांड भी गड़े हुए हैं, जिन्हें स्थानीय में बंकोर, गोरे और कोठे कहा जाता है। यहाँ खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें, स्फटिक आदि की गोलमणियां, लाल काले भूरे चित्रित मर्दभांड, मुसल, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आदि मिले हैं। ऐसे जलपात्र ईरान से भी मिले हैं, जो यहाँ का संबंध ईरान से होने के संकेत देते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग तांबा गलाना, इनके उपकरण बनाना। यहाँ गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे, बलुआ पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए। मातृ देवी और बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्फटिक के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी चीजें हमने ट्रिक के माध्यम से याद भी कर ली हैं। इसका सिर्फ दोबारा रिवाइज हो रहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। आहड़ संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं, आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। ताम्र धातु तो होना ही है, क्योंकि वहां पे जो ये सभ्यता है वही ताम्र नगरी कहलाती है, ठीक है ना? और काले और लाल रंग के मृद भांडों का प्रयोग करते थे, यानी जो मृद पात्र होते थे, मिट्टी के पात्र, उसमें काले और लाल रंग का प्रयोग किया गया। यहाँ 40 फीट गहरी खुदाई की गई, जिसमें उत्तरोत्तर 8 बार बस्तियों के बनने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, यानी 8 स्तरों पे इसकी खुदाई हुई थी। आहड़ में मकानों की दीवारों को मिट्टी से पोत दिया जाता था। मिट्टी के व गोबर के मिश्रण से फर्श बनाई जाती थी। यह प्राप्त सबसे बड़ा मकान 33 फुट व 10 इंच लंबा था, जिसका विभाजन कर 2 कमरे बनाए गए थे। चाक पर बने लाल, काले और भूरे रंग की मिट्टी के बर्तनों पर ग्लेज की चमकदार पॉलिश की जाती थी। ये उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे। अब वही ट्रिक है, वो उल्टी तपाई में लगेगी। आ से आहड़, ठीक है ना? आ से आहड़ और उल्टी तपाई को कैसे लिखेंगे? उ, ठीक है ना? तो फर्स्ट अक्षर आ और उ। तो उल्टी तपाई कौन सी थी? उल्टी तपाई आहड़ में मिलती है, जिसमें जो चाक पर बर्तन बनाए जाते थे काले, लाल और भूरे रंग के, उसमें चमकदार पॉलिश की जाती थी उन बर्तनों के ऊपर, तो वो उल्टी तपाई कहलाती थी। उल्टी तपाई से उन्हें पकाया जाता था। मृद पात्रों में गहरे लाल रंग के मृदभांड भी मिले हैं। इन पर उकेरण विधि या फिर ऊपर चिपकाई विधि या तराश कर अलंकरण किया जाता था। यहाँ खुदाई में प्रथम ईसा पूर्व तक की 6 यूनानी मुद्राएं, 3 मोहरें भी प्राप्त हुई, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ का व्यापार विदेशों में भी होता।
एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, जो तीर तर्कश से युक्त है। इस पर यूनानी भाषा में एक लेख अंकित है। यहाँ से प्राप्त खिलौनों में सींग वाले पशु, मेंढा, गेंडा, हाथी, कुत्ते, मनुष्य की आकृति वाले खिलौने भी प्राप्त हुए। यह ताम्र उद्योग यानी तांबे के उद्योग। आहट के निकटवर्ती क्षेत्र में 40 खदानें ऐसी प्राप्त हुई है जहां प्राचीन काल में ताम्र खनिज निकाला गया। आहट के उत्खनन में ताम्र निर्मित छल्ले, चूड़ियां, सुरमे की सलाइयां और कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। आहड़वासी सब को आभूषणों सहित गाड़ते थे। ठीक है ना? यानी उद्योग करने वाले लोग थे, तो ऐसे मान लेते हैं, हम ऐसे याद कर लेते हैं कि यहाँ पे तो उद्योग करने वाले लोग थे, इनके पास क्या कमी थी? बताओ, सब के साथ भी आभूषण गाड़ते थे। और उत्तर की तरफ सिर और पैर होते थे वो दक्षिण की तरफ। आहड़ की खुदाई में प्राप्त मिट्टी की बनी वृषभ आकृति अवश्य उल्लेखनीय है, जिन्हें पुराविदों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी थी। बनास संस्कृति से हमने बनासियन बुल को याद किया था, और बनासियन बुल है वो वृषभ आकृति को कहा गया है। भीलवाड़ा जिले में बदनौर के पास ओजियाना यानी ओजियाना में भी इस प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिली है। तो आहड़ सभ्यता के संपूर्ण कालक्रम को दो भागों में बांटा जा सकता है। नीचे के कालखंड को कालखंड फर्स्ट कहा जाता है, तो जो ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता का गोतक है, और ऊपर कालखंड को कालखंड टू के नाम से जाना जाता है, जिसमें आहड़वासी तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं। यानी जो प्रथम खंड है ना, उसमें तो सिर्फ तांबे का प्रयोग, और दूसरे खंड में क्या किया जाता था, तांबे के साथ में लोहे के उपकरण भी मिले हैं। यानी खंड टू में लोहा मिलने के कारण इसे लोहा युगीन सभ्यता का गोतक भी माना। उत्खनन में प्राप्त छपाई करने के ठप्पों से यह बात प्रमाणित होती है कि यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। ठीक है ना? मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति थी, जिसमें 15-20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का गड्ढा यानी शोषण पात्र बनाया जाता था। यह पद्धति चक्रकूप कहलाती थी। यानी जो जो गड्ढा खोद के जो घड़े रखे जाते थे पानी सोखने के लिए, आज भी ये यूज में लिए जाते हैं। कोई भी गड्ढा खोद के उसके अंदर है वो अ, मिट्टी के घोल घेरे जैसे बना के रखते हैं, उससे है वो पानी का शोषण होता है, और इसे चक्रकूप कहते हैं। यानी कूप से हम कुआं याद कर लेंगे कि ऐसे कुआं बना दिया जाता था पानी सोखने के लिए, तो चक्रकूप ऐसे हमें याद रह जाएगा। आगे बनास नदी के कांटे में अब तक लगभग 50 पुरास्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें आहड़, बालाथल, गिलुंड, ओजियाना का उत्खनन किया जा चुका है। ये संस्कृति उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में विस्तृत थी। ये बात यहाँ पे बनास नदी के किनारे की हो रही है कि यहाँ पे अन्य भी जो सभ्यताएं मिलती है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ 4 ही सभ्यताएं पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी कालीबंगा सभ्यता हो चुकी थी, आहड़ हमने आज कर ली, फिर 2 सभ्यताएं और बचेगी, गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता, जिसको हम आगे वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो जय हिंद।